अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला के तफसीली इख्तलाफी नोट ने चीफ जस्टिस के तरीकाकार, वन मैन शो और सियासी हिमायत के हवाले से संजीदा सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में अदलिया को बतौर इदारा और चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को बतौर सरबराह कटहरे में ला खड़ा किया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली इख्तलाफी नोट जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 4-3 के तनासुब से करार दिया है। नोट के जारी होने से एक बार फिर तीन रुकनी बेंच के फैसले से मुतालिक संगीन सवालात उठ गए हैं। तफसीली इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि मैं जस्टिस याहिया खान अफरीदी की दरखास्तों को मुस्तरद करने के फैसले से इत्तफाक करता हूं। मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फैसले को पढ़ा है, इसलिए उनके हुक्मनामे से भी इत्तफाक करता हूं। तफसीली इख्तलाफी नोट में लिखा है कि सियासी जमातों से मुताल्लिका मुकदमात में 100 वोटों का इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और अदालत से रुजू करने वाली सियासी जमात की नेक नियति भी मद्देनजर रखना जरूरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट में कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला भी दिया गया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद ऑपोजिशन में जाने की बजाय इस्तीफे दिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस नताइज मुरतब हुए। पीटीआई की असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई उससे अदालत सियासी तनाजात का शिकार हुई और इस दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करने से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं होता, इसलिए मुनासिब होता है कि हाई कोर्ट का मामला सुनने दिया जाए। फैसले के मुताबिक अदालतों का तलवार और पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जजेस अपने फैसलों में गैर जानिबदारी और शफाफियत से इज्जत कमाते हैं। सियासी नौयत के मुकदमात में अदालत के इंतजामी और अदालती इक़दामात शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट में कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रुजू किया गया और सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए, लेकिन इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ फिर अदालत चली गई। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। फैसले में सवालात उठाए गए कि क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है? क्या यह आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या अदालत को गैर जमहूरी रिवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए? यह भी सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ की फॉरम शॉपिंग का नोटिस लेना चाहिए था? क्या गैर जमहूरी रिवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मजरूह होगा? ऐसा करके अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामान को कमजोर करेगी। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर जमहूरी हुकूमतों की तौसीक मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान का सबब बनी। अवामी इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया, जबकि मुल्क में 75 साल गुजरने के बावजूद भी अवामी इदारे कमजोर हैं। 27 फरवरी को कमरे में होने वाली मुशावरत का यही नतीजा निकला था कि मैंने खुद को ना बेंच से अलहदा किया और ना मुझे अलहदा करने की कोई वजह थी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह वाज़ेह कहा है कि दरखास्त 4-3 से रद्द कर दी गई थी। अगर यह दरखास्त रद्द कर दी गई थी तो इस पर फैसला दिया जाना समझ से बालातर है और इस फैसले के बाद दोबारा से बेंच का क़याम, फुल कोर्ट की सिफारिश को नजरअंदाज किए जाने ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। आज के तफसील बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर बंदियाल पर खासी तनकीद की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तो चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इख्तलाफी नोट और नई पैदाशुदा सूरत हाल पर खुलकर गुफ्तगू की है और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही थी, झलक आपके सामने रखता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और आज अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट आई है ये इस बात की निशानदेही करती है कि एक, ये ऑलरेडी डिसमिस पिटिशन थी, इसके ऊपर बेंच नहीं बन सकता था और इसका फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट ने इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के बयानिए को पाश कर दिया है। देखना यह है कि अब तहरीक इंसाफ की जानिब से अतर मिनल्ला को सपोर्ट किया जाता है या उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रवायत है। आज के फैसले से कबल अतर मिनल्ला को तहरीक इंसाफ की अक्सरियत पसंद करती थी। खुद जनाब इमरान खान साहब अतर मिनल्ला को बेहतरीन जज और उनके फैसलों को ज़बरदस्त करार देते रहे। इमरान खान अतर मिनल्ला के फैसलों के बारे में क्या ख्यालात रखते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
इन्होंने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं अतर। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है। मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये जो अतर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। इसी पर बात करेंगे इस वक्त तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट्स के बाद आज जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट सामने आया है, और उसमें काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने आज अगर अदालत सियासी इख्तलाफात का शिकार है, तनाज़ात में घिरी हुई है, तो कसूरवार तहरीक इंसाफ को करार दिया। रेहान साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 27 तारीख का एक फैसला है। 27 तारीख के फैसले के ऊपर ये सारे जजेस जो इसको 4-3 का फैसला कह रहे हैं, उनके साइन हैं, और उन्होंने साइन करके अपना ये इख्तियार रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच का चीफ जस्टिस के हाथ में दे दिया है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि तब क्या ये साइन उनसे अंडर प्रेशर लिए गए थे या उन्होंने उस पर ये साइन क्यों किए थे। फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है। मैं 27 मार्च का फैसला निकाल कर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात कर रहा हूं। ऊपर देखिए जी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के अंदर पहली लाइन ये है कि ये फैसला 3-2 है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया था, मार्च को होना था, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मंजरेआम पर आया ही नहीं। आलिया हमजा साहिबा, 27 मार्च को देखिए, मेरी एक बात सुने, इन 3 जजेस ने इस सारी चीज को कभी सुना ही नहीं है, पहली चीज। और उसके बाद जब 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें और उसके नीचे ये 3 जजेस साइन करें, तो उसके बाद तो किसी भी इख्तलाफी नोट की कोई अहमियत रह नहीं जाती। वो आप किन दस्तखतों की बात कर रही हैं? इतनी अहमियत है, सिर्फ एक सेकेंड, इन तीनों जजेस के दस्तखत, उस पर 9 जजेस के दस्तखत है, और उस पर यह कहा जा रहा है कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। आज अतर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर वाज़ेह कर दिया। व्हाट्सएप करती हूं आज मैं आपको, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वो ऑर्डर ऑफ अंदर द कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर होगा। उसके अंदर मंसूर अली शाह के साइन है, उसके अंदर याया आफरीदी के साइन है। आगे 27 मार्च का है, और जब आप अपने हाथ चीफ जस्टिस को दे रहे हो और खुद उनसे ये कह रहे हैं, मार्च की बात कर रहा हूं मैं, यकम मार्च के आज खुद नोटिस केस की बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, मार्च को जब फैसला आया, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मंजरेआम पर नहीं आया। देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुनने, मेरी एक बात सुनने, मैं जो बात कर रही हूँ, आप यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। जब इन 3 जजेस ने बैठकर उस चीज को सुना ही नहीं है, आपने जब एक चीज को आप सुन ही नहीं रहे, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप उसकी जजमेंट का हिस्सा हैं? और आज आपको ये इतने दिनों के बाद कैसे याद आ रहा है कि ये एक इख्तलाफी फैसला है या एक अक़लियती फैसला है? बात होगी तो बहुत सी चीजों पर होगी। 9 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच का हिस्सा थे। 2 जजेस ने रिक्यूज किया क्योंकि उनके ऊपर सख्त किस्म के एलिगेशन सामने आए। बाकी मानदा जो 2 जजेस थे जिनको बेंच से अलहदा किया गया, अतर मिनल्ला साहब यही तो कह रहे हैं कि 27 फरवरी की मीटिंग में यह तय हुआ था कि 5 रुकनी बेंच जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, मैं उसका हिस्सा था, लेकिन मुझे बेंच से अलहदा किया जाना मेरी समझ से बालातर है। सवाल यह है, देखिए मैं यही तो आपको कह रही हूँ, इट्स 27 फरवरी को जब यहाँ पर 9 जजेस एक चीज पर साइन कर रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस इज गोइंग टू रिकॉन्स्टिट्यूट द बेंच, और उसके बाद जब आप अपना इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे सकते हैं, तब तो इख्तलाफी नोट की कोई हैसियत रह ही नहीं जाती। और आप उस बेंच से अलग हो चुके हैं 27 फरवरी को। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले, देखिए मेरी बात सुने, ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं होती। इख्तलाफी नोट इसी तरह से कि आज मैं ये कह दूं कि मुझे यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट आपने 8 बिठाए हैं, उनमें से 3 पैनलिस्ट आपके छोड़ के चले जाए, और जो एक फैसला बाकी 4 लोग हैं, तो मैं ये कहूं नहीं, मैंने तो पूरी डिबेट का हिस्सा नहीं बनी थी। ये उतना ही सादा मामला है। अगर उनके इख्तलाफी नोट को मानेंगे ना, एक सेकेंड, मैं जस्टिस अतर मिनल्ला की बात कर रहा हूं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज हैं।
और जजेस की तरफ से खुद ही अपने चीफ जस्टिस के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं, मैं उनसे वाकई ये रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने 27 फरवरी को आप और 2 और ऑनरेबल जजेस ने उस कोर्ट ऑर्डर के ऊपर साइन नहीं किए होते तो आप शायद उस बेंच का हिस्सा होते। आपने ये सवाबदीद जो वैसे ही सवाबदीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आपने 27 फरवरी को साइन करके आप 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने चीफ जस्टिस को दे दी थी, जो आइडियली है ही चीफ जस्टिस की। अब आ जाए और बहुत सी चीजों के ऊपर जिन पर हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। उन्होंने आज एक और भी बहुत सी बात की। उससे पहले मेरा सवाल ले लें, उससे पहले मेरा सवाल ले लें ना। नहीं मेरी बहुत चीजें हैं जो मैं इन पर बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत सी चीजों पर बात करना चाहती हूँ। देखें, अदम एतमाद के ऊपर आज उन्होंने कह दिया कि जी अदम एतमाद पर भी अज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था। तो चले 1 साल पीछे चलते हैं। अगर रिवर्स ही करना है सारी चीजों को तो सबसे पहले उस अज खुद नोटिस को रिवर्स करते हैं जिस पर यह हुकूमत खड़ी है। और अगर करारदादों से इख्तलाफी नोट से फैसले रिवर्स करने तो फिर शुरू से करते हैं ना। आज अगर एक मिनट आज उस वक्त जो सोमोटो लिया गया था उस सोमोटो में और इस सोमोटो के अंदर फर्क है। बात करके आज एक लास्ट बात करके आगे मैं एक और लास्ट बात करके जवाब आप मुझे जरूर दे दीजिएगा। आज ये जो 3 जजेस हैं उन्हें 5 रुकनी बेंच के ऊपर तो एतराज है, लेकिन क्या कल जो करारदाद पेश हुई है 342 के ऐवान में 42 लोगों ने एक करारदाद पेश की है, तो क्या यहाँ पर जो मुल्क का वजीर आजम है उस पर किसी को अदम एतमाद है? वो जाए पहले एतमाद का वोट लेकर आए, क्योंकि मुल्क के 50 मुंतखब नुमाइंदे भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करे और उसकी पेश की हुई करारदाद के ऊपर उसकी पेश की हुई करारदाद के ऊपर वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो सबसे पहले मुल्क का चीफ जस्टिस नहीं जाएगा, मुल्क का वजीर आजम जाएगा। अदम एतमाद तहरीक के मामले पर लिए गए सो मोटो नोटिस के ऊपर 12 जजेस ने कंसेंसस डेवलप किया था और 12 जजेस का एतमाद था कि इस पर सो मोटो होना चाहिए। यहां पर आपके सामने अदलिया वाज़े तौर पर तकसीम दिखाई दे रही है। 8 जजेस एक तरफ खड़े हैं, 7 जजेस दूसरी तरफ खड़े हैं और 4-3 के तनासुब के साथ इस सो मोटो को मुस्तरद किया जा रहा है उन्हीं जजेस की तरफ से जो उस बेंच का हिस्सा थे। तो उस सो मोटो में और इस सो मोटो में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बता देती हूं इस पे मैं गिनकर आज आपको बता देती हूं कौन से जस्टिस क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आ जाए चीफ जस्टिस के ऊपर, वो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। उसके बाद आ जाए फाइज ईसा साहब के ऊपर, वो कह रहे हैं 184(3) के तहत फैसला होना है। अमीनुद्दीन साहब कह रहे हैं 184(3) के तहत फैसला होना है। अतर मिनल्ला साहब जो मर्जी कर रहे हैं, 25 सफात लिख दें, लेकिन वो कह रहे हैं आइन के लिहाज से 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने और हाईकोर्ट का फैसला है। बिल्कुल मंसूर, एक सेकंड पहले अभी एक फैसला कर लेना हमने। नहीं पहले फैसला कर ले कि ये जो मुकदमा है ये है किस चीज का। नहीं ये है किस चीज का, ये है इस चीज का कि इलेक्शन आईनी और कानूनी तौर पर अगर 90 दिन में नहीं होंगे तो 14 मई को होंगे और 14 मई से एक दिन आगे नहीं जाएगा। चले इस पर मेरा फिर बड़ा सादा सा सवाल है इनमें से कौन सा जज है जो ये कह रहा है। एक सेकंड पहले हम आ जाए ना टेक्निकलिटीज, अब बाद में बेंच 3-4 का था, 2-3 का था, 5-6 का था, 10-11 का था, उस पहाड़े को भी छोड़ दे, इस जज को बैठना, इस जज को नहीं बैठना। 184(3) के आगे पीछे छुपने के बजाय एक फैसला, क्या इन जजेस ने ये नहीं कहा कि आइन के लिहाज से इलेक्शन होना जरूरी है और अवाम को उनका आईनी हक मिलना चाहिए? क्या कोई एक मुअज़्ज़िज़ जज इस बात से जिस वक्त आपने असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, अब मेरा सवाल ले लेना, जब आपने असेंबलीज को डिसॉल्व किया था तो उस वक्त आपने नहीं देखा था कि अवाम का हक क्या है? क्या आपने असेंबलीज की रेजोल्यूशन से पहले अवाम से पूछा था कि अवाम चाहती है कि आप असेंबलीज डिसॉल्व करें? असेंबलीज डिसॉल्व की, उसके बाद आप फिर कह रहे हैं कि उन्हीं सूबाई असेंबलियों के अंदर इंतखाबात करा दें। क्या अवाम को आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना चाहते हैं? नहीं, यही मैं अब सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ये बता दें हमने कौन सा गैर आईनी कदम किया था? और अगर हमारा कोई गैर आईनी कदम था, नहीं एक सेकेंड, अगर कोई हमारा गैर आईनी कदम था तो चले आप उसको रिव्यू में चले जाते। क्या कोई पार्टी, क्या कोई जज, क्या कोई बंदा, क्या कोई आम आवाम उसके रिव्यू में गई कि ये गैर आईनी तौर पर चली टूटी है, चले सूबाई असेंबलियों का रिवर्सल कर ले? इसके ऊपर भी अतर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन है। हुकूमतें वो कहते हैं कि पहले आप असेंबली से इस्तीफे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाते हैं कि इस्तीफे कबूल करो। जब इस्तीफे कबूल होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि इस्तीफों को वापस दिलवाएं। आप चाहते क्या है? दोनों में से एक बात कर ले, हम सूबाई असेंबलियों की बात कर ले या कौमी असेंबली की बात कर ले? पहले सूबाई असेंबली की बात मुझे खत्म करने दे। सूबाई असेंबली आपने तहलील आईनी तरीके से हमने डिसॉल्व की, उसके बाद ना कोई रिव्यू गया। एक सेकंड, हमें यही तो सबसे बड़ी बात है कि
क्यों हमें ले जानी पड़ी? जब ये अवाम का हक है तो हमें अवाम का हक दिलाने के लिए तब भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और हमें वो हमारा आईनी हक है। अब मुझे एक बात बताएं, हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा आते हैं 3 महीने बाद, नहीं वो दैट्स ये तो एक इस आइन से आप डेविएट कर ही नहीं सकते। और अगर किसी को एतराज था वो रिव्यू में जाता, तब तो खुशी खुशी निगरान हुकूमतें लाई गई, निगरान काबीना, निगरान वजीर आला हम पे मुसल्लत किया गया, क्योंकि प्लान यही था। आपने अब वो अपनी प्लान हुकूमत को खत्म किया हो रहा है, अब आपको इलेक्शन, यही तो बात है। हमने इक्तदार को कुर्बान करके ये कहा कि हम इस मुल्क में इस इक्तदार का ये जो कब्जा माफिया है हम उसको निकालना चाहते हैं, और अब भी हम यही क्या फायदा हुआ आपको? आए बैठे कौमी इलेक्शन की बात करें, कोई फायदा या नुकसान नहीं। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि असेंबलीज आपने इसलिए डिसॉल्व की थी क्या मरकज में इंतखाबात चाहते थे, लगाते थे। आज वो जमूर से भाग रहे, जो अपने साथ ये कहते थे कि हम वोट को इज्जत देंगे, आज वोट को इज्जत देने से भाग रहे। यही तो चेहरे थे, कहीं कोई रह तो नहीं गया कि जिसका जमहूरी और बदनुमा चेहरा अवाम के सामने ना। आलिया हमजा साहिबा, आपने असेंबलीज को इसलिए डिसॉल्व किया था कि मरकज में बैठी हुई हुकूमत को प्रेशराइज करें कि मरकज में असेंबली को डिसॉल्व करें और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन आपने सूबाई असेंबली डिसॉल्व करके देख लिया मरकज में बैठी हुकूमत प्रेशराइज नहीं। मेरा सवाल नहीं भी खत्म हुआ, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मेरा सवाल सुने पहले, मेरा सवाल सुन ले। असेंबली डिसॉल्व की इसलिए कि मरकज में बैठी हुई हुकूमत प्रेशराइज हो, असेंबली को डिसॉल्व करे, आप इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़े। वो टस से मस नहीं हुए, आप दोबारा उन्हीं असेंबलियों के अंदर इंतखाबात के लिए रट लगाए हुए हैं कि आपकी हुकूमत फिर से आ जाए। तो ये क्या है, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ आपने? मैं बता रही हूँ, ये नहीं कोई ट्रक की बत्ती नहीं है, ये इक्तदार का वो कब्जा माफिया है जो अकलियती फैसला बकौल इनके, हालांकि वो अक्सरियती है उसको नहीं मानता, लेकिन अकलियत मुल्क पर मुसल्लत है, और ये मुल्क के इक्तदार पे वो बैठा हुआ कब्जा माफिया है जो अज़ाब की तरह मेरे लोगों के ऊपर मुसल्लत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। हसन रजा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। भी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, आज जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट, बड़ा तफसीली नोट सामने आया है, और पैरा नंबर 19 और 20 अगर पढ़े तो पता चलता है कि बड़ी सीरियस किस्म की चार्जशीट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके बाद वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल इस सारे मामले पर कहां खड़ी है? पाकिस्तान बार काउंसिल किसी सियासी जमात के मुतालबे की या उसके पीछे लग के चलने की बात नहीं करती। हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और मुतालबा करते हैं। अगर देखें, हमारा मुतालबा ये था कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और वो फ़ैसला करे, और वो इत्तफाक से जो हुकूमती इत्तेहाद है उनका भी ये था। तो वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी। और मसलन हम ये कहते थे कि इलेक्शन वाहिद हल है इस मुल्क में, ये जो बहरान है इसको दूर करने का, ख़त्म करने का, और वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। सो हम अपना एक बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट राय रख के और मौक़िफ़ रख के आगे जा रहे हैं। अभी भी मैं जो किसी सियासी जमात के लीडर का ये मुतालबा है कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, मैं फ़िलहाल यहाँ बैठ के मैं इस पे कोई राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ, और ना ही मैं उस मुताबिक जो मुतालबा है उसकी तायीद करूँगा। हम मामलात देखेंगे, सुनने में ये आया है कि कोई रेफरेंस भी फाइल हुआ है, उस पे भी कमेंट्स जब तक वो देखेंगे नहीं हम कोई अपनी राय देने की पोजीशन में इत्तलात ऐसी हैं पाशा साहब की कोई रेफरेंस आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और उसमें वही प्ली ली गई है जो मोर और लेस जस्टिस अतर मिनल्ला और ब्रदर जजेस की तरफ से जो एलिगेशंस उठाए गए हैं। खासतौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला तो ये कह रहे हैं, और जो एलिगेशंस वो लगा रहे हैं वो तो सीरियस किस्म के दबे अल्फाज में मिसकंडक्ट की निशानदेही कर रहे हैं चीफ जस्टिस के ऊपर। यानी 5 रुकनी बेंच के अंदर उनका शामिल होना, मीटिंग में तय होना, बेंच में शामिल ना किया जाना, फैसला 4-3 का होना, उसके बाद उसको नोटिस गैर कानूनी तरीके से गैर आईनी उसको करार दिया जाना। ये आपको लगता है कि ये ग्राउंड्स बड़े मजबूत हैं अगर इस तरह को रेफरेंस आता है तो? जी बिल्कुल। देखें, ये आवाज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट से के बाहर से आए तो फिर और बात है,
वो फिर ये कहा जा सकता है कि लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं, अपने अपने पॉलिटिकल जो गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को मलाइन कर रहे हैं। लेकिन जो आवाज़ें और इस किस्म के मुतालबात और इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से आ रही हो, तो ये फिर सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है। और हम इसीलिए और इसी बहरान से, मुमकिना बहरान से बचने के लिए हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग यही हमारा स्टांस था कि फुल कोर्ट बेंच बन जाए, वो फैसला करे तो शायद मामला ठीक हो जाए। अभी आप देखें कि अगर अभी भी मामलात कोर्ट में जाने हैं और बेंच बनने हैं, अभी भी अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बेंच बना दें तो शायद मामलात सुधर जाएं। फ़र्ज़ कर लें अगर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है इलेक्शन करवाने की हवाले से, अगर वो उसी मौक़िफ़ की तायीद होती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये फैसला करती है, तो हुकूमती इत्तेहाद किधर जाएगा? लेकिन पाशा साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत देर हो गई है कि फुल, क्योंकि 3-2 का जो फैसला है ये ऑपरेटिव डिसीजन है। 4-3 का फैसला इस वक्त गुफ्तगू में जरूर सुनाई दे रहा है, इख्तलाफी नोट्स जो जजेस के सामने आ रहे हैं उसमें जरूर लग रहा है कि 4-3 का फैसला है, लेकिन ऑपरेटिव डिसीजन तो अब भी 3-2 का ही है। नहीं, देखिए ऑपरेटिव डिसीजन जो आप फरमा रहे हैं 3-2 का, उस पर अब कोई थोड़ा डेंट पड़ गया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अर्ज करूंगा कि उसमें डेंट पड़ गया है। देखिए 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बेंच से इलादा होने से पहले अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि तीनों पिटीशंस और सुओ मोटो केस चारों के चारों डिसमिस हैं, उनका वर्डिक्ट आ गया था। और उसके बाद जब 5 रुकनी बेंच बना तो उसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उसी फैसले का इयादा करते हुए 2 जजेस के साथ अपनी राय मिलाई और बाकायदा लिखा कि उन 2 जजेस की जो राय है और जो ऑब्जर्वेशन है या जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर का हिस्सा समझा जाए। तो उन्होंने भी यही डिसमिसल किया। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों फैसले जो अक़लीती करार पाए हैं, वो दोनों फैसले इसी केस की प्रोसीडिंग्स में आए हैं, किसी और प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं है। इनिशियली 9 मेंबर्स बेंच था, फिर 5 पे आया, फिर 3 पे आया। तो ये स्टेप बाय स्टेप और देखा जाए तो एक चीज़ का सिर्फ बेनिफिट ले रही है तहरीक इंसाफ, और ज़ाहिर है उनका अपना मौक़िफ़ है, लेना चाहिए कि जी कि ये चूँकि पहली 2 लाइन्स में लिखा है कि ये 3-2 की रेशो से हम अनाउंस कर रहे हैं। इस बात में तब वज़न होता अगर वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब बेंच से इलादा होने से पहले उन पिटीशंस को डिसमिस ना कर चुके होते, जिस तरह के जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब ने ना उन पिटीशंस को डिसमिस किया ना उनको एक्सेप्ट किया, उनकी उसमें कोई राय नहीं थी। लेकिन इन 4 जज साहबान की कैटेगरिकली एक राय आई हुई है, तो उसको आप देख लें, गवर्नमेंट भी बार बार यही कह रही है, हुकूमती इत्तेहाद बार बार 4-3 और 3-2 की नफी कर रहा है, 4-3 को कह रहा है। अब इस मामले को रेवान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसको कौन ठीक करेगा? क्या पार्लियामेंट करेगी? यही तो मेरा आपसे सवाल है कि मामला तो मजीद गुंजलक हो गया है, और ये मामला पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का ही नहीं है, ये खुद अदलिया का मामला है। विद इन द बेंच जब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं तो कहां जाकर इख्तिताम पजीर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैंने पहले भी अर्ज की है कि ये फुल कोर्ट बेंच ही बनेगा और फुल कोर्ट बेंच इज एम्पावर्ड टू डिसाइड दिस मैटर। लेकिन वो तो तब होगा ना पाशा साहब जब रिव्यू पिटीशन आएगी। नहीं, रिव्यू पिटीशन नहीं आनी इसमें यान साहब। अभी देखिए, मुझे जो लग रहा है कल की पार्लियामेंट में तकारीर, आज का हुकूमती वर्शन, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ कि जो 10 मई वाली जो 10 अप्रैल वाली जो डेडलाइन दी गई है 21 अरब रुपया जमा कराने वाली, शायद उस पर अमल दरामद ना हो। और जब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो जो मुतसरा फरीक है वो कोर्ट का रुजू करेगा, और जब कोर्ट को रुजू करेगा तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, और वो फिर अगर तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो कंसर्न इदारों को और शख्सियात को नोटिस जाएगा,
और अगर कंटेम्प्ट होगी तो पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल के खिलाफ कंटेम्प्ट होगी जिसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने इसको इंप्लीमेंट कराना है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट देनी है वो तो ये देनी है जी कि मुझे गवर्नमेंट ने नहीं दी है, हमने तो लिख दिया था। और अब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ का सहारा लेगी कि पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया कि आप पैसे ना दे, और जब पूरी पार्लियामेंट एक पेज पे होगी और वो कहेगी कि ये हमारे नुमाइंदे है, हमारा मुंतखब करदा वज़ीर आज़म है, हमने इसको मना किया क्योंकि ये हमें जवाबदेह है, इसलिए आप इस बात को छोड़े, तो कंटेम्प्ट फिर क्या तमाम पार्लियामेंट पे होगी? ये भी एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। अच्छा पाशा साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, अभी ये खबर सामने आ रही है कि पार्लियामान के अंदर भी कहीं तौहीन अदालत के जो कानून है उसको तब्दील करने की बात हुई है कि उसमें भी तरमीम की जाएगी। देखें, ये सारी कानून साजियां अब शुरू हो गई हैं। अगर 63A वाला केस पंजाब असेंबली वाला, अगर उसमें फुल कोर्ट बेंच बन जाता, जिसकी हमने भी इस्तदा की थी, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस्तदा की थी, तो फिर शायद ये मामलात ना होते। और जो हुकूमती इत्तेहाद अब ये समझ रहा है इससे 2 हफ्ते पहले कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और अल्टीमेटली उन्होंने पार्लियामान का सहारा लेके वहाँ में कानून बनाया, फिर रूल्स में अमेंडमेंट की, और वो अब सदर पाकिस्तान के पास दस्तखतों के लिए गया हुआ है। तो ये वो कानून है जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स का बड़ा पुराना 20-30 साल पुराना मुतालबा था कि ये 184 की अपील जो है वो होनी चाहिए। और इसमें कोई, आप देखें, अहमद खान साहब जैसी बड़ी शख्सियत जो कि PTI के रहनुमा भी हैं, उन्होंने भी इस कानून की हद तक ये कह दिया कि ये हमारे मुतालबे थे, ये होने चाहिए थे। अलबत्ता उन्होंने टाइमिंग के हवाले से ऑब्जेक्शन किया। टाइमिंग के मैटर को आप साइड पे रखें, तो गवर्नमेंट ने जो ये कानून इंट्रोड्यूस कराया है और अब उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, तो ये अपनी जगह पे एक बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के मुतालबात थे जो मंजूर हुए हैं। ठीक, पाशा साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे एग्जीक्यूटिव कमेटी के। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कैसर अहमद शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इंकशाफ किया है कि PTI दौर में 600 कारोबारी अफराद को $3 अरब कर्जे सिफर शरह सूद पर दिए गए। और चेयरमैन कमेटी कैसर शेख ने कहा कि बाज लोगों को 5 से 15 अरब रुपए तक दिए गए और ये फंड्स कर्जों की मद में अदा किए गए हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और इन बाज केसेस में तो इन कर्जों की मुद्दत भी 20 साल के करीब तक मौजूद है। ये हैरान कुन इंकशाफ है। और खुद इस वक्त चेयरमैन कमेटी कैसर अहमद शेख साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बड़ा सादा सा सवाल है, ये 600 अफराद को $3 अरब यानी कुछ लोगों को 5 से 15 अरब रुपए तक आपकी कमेटी में इंकशाफ हुआ है और फ्लैट रेट के ऊपर, मतलब सिफर शरह सूद पर, हाउ इज इट पॉसिबल? जी देखिए, ये तो 2-2.5 साल पहले स्टेट बैंक ने रजा बाकर साहब की सरकर्दगी में, और हम उस वक्त भी बड़ी मुखालफत करते रहे, सिर्फ अमीरों को दिया गया है। ये जो कोविड के मामले में कि इन्वेस्टमेंट हो और इंडस्ट्री आगे बढ़े। अब देखिए, अगर कर्जा देना था, एक तो हमारे पास डॉलर आपके सामने है, जो ये बड़े कीमती डॉलर थे जो मिले, और आज अब देख रहे हैं कि हमारा रिजर्व ही नहीं है। तो $3 अरब लुटा लिए गए और लोगों ने इसलिए किए कि मुफ्त मिल रहा है, जो नई भी इंडस्ट्री लगनी लगे। मसलन जो टेक्सटाइल में जो जेट मशीनरी आई, वो आज तक बंद पड़ी है पेटियों में ज़्यादातर। इसी तरह सीमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा पहले लग चुकी थी, सीमेंट वालों ने और अपनी कैपेसिटी पर मुफ्त मिल रही है। इसमें क्या है, 1% भी लगना नहीं है। उस वक्त डॉलर भी 165-70 के करीब था। आज देखिए ना, आज हमारे पास डॉलर, ये जो आज डॉलर की कमी हो रही है, ये हमारी गलत पॉलिसियां हैं जो हम नहीं, ये तफसीलात आपके सामने आ गई हैं, अनफोल्ड हो गई कि किन अफराद को ये भारी भरकम रकूम दी गई हैं। यही जो हमने कल, देखिए, काफी अरसे से मांग रहे हैं हम स्टेट बैंक से, और कल हमने उनको स्टैंडिंग कमेटी आपके मीडिया के सामने ये बात की कि उन बंदों की लिस्ट भी दें और वो अमाउंट भी बताएं कि कितना कितना अमाउंट। क्योंकि मेरा बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक है। मैं आज से 36 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। इन बिजनेसमैनों से तो मेरा बड़ा इंटर एक्शन है, हम जानते हैं किन लोगों को मिला है, लेकिन ऑफिशियली हमें उनकी रिपोर्ट चाहिए कि क्यों मिला,
और ये एसएमई को यानी दरमियाने और छोटे दर्जे की अगर इंडस्ट्री को दिया जाता या ऐसे लोगों को एग्रीकल्चर में दिया जाता तो आज हमारी बहुत बड़ी ग्रोथ होती। ये देखिए ना, और वो नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेख साहब जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे तो आपने पूछगछ की होगी ना कि ये किस किस को दिया है और किस कानून के तहत टैक्स छूट दी गई है इन सेक्टर्स को। जी कानून तो उस वक्त देखिए ना, ये कोविड में मिला कि आप अपनी ग्रोथ करें, वो तो लेकिन 0% पे जब दिया गया, और ये हम स्टेट बैंक से हमने जोर से कहा है, कल सारी कमेटी ने ये कहा है, पूरी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानी लिखा है हमें पूरी डिटेल चाहिए। ये नहीं उन्होंने कहा कि कोई कॉन्फिडेंशियल है हम आपको इन कैमरा देंगे, चलो वो तो हमने कहा इन कैमरा दें या जिस तरह दें, हमें पहले इंफॉर्मेशन तो दें कि और ये जो 600 लोग हैं ना, ये तो उन्होंने हमें पिछली मीटिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने अंदाजन 580 या 600 लोगों के 600 कंपनियों के बारे में बताया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक एक ग्रुप के 2-2 3-3 कंपनी हैं, ग्रुप 200 भी नहीं है, 600 तो बाद की बात है। ये जो टोटल ग्रुप है यानी बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया गया, एक एक ही ग्रुप को 15-15 अरब रुपया दिया गया, 5-5 अरब करके 3-3 भी कर्जे दिए गए। और ये क्यों दिया गया, कोई यही तो हालत है। एक तरफ तो खान साहब कहते हैं, लास्टली बताएगा कि आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही? हमारे मुल्क में कोई कार्रवाई होती हो, हमारा मुल्क तो साहब आपको एक काम हो रहा है। कल हमने पता किया 15 महीने से आपके जो बैंक है, नेशनल बैंक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, उसका प्रेसिडेंट ही नहीं। तो क्या होना है वहाँ पे, क्या बैंक ने काम करना है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का भी 8-10 महीने से या 1 साल से उसका प्रेसिडेंट नहीं। आपका कंपटीशन कमीशन जो आप कह रहे हैं ना कि क्या होगा, किसके खिलाफ एक्शन होगा, कंपटीशन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिन्होंने मोनोपोली के खिलाफ और कार्टेल के खिलाफ काम करना हो। ये जो बड़े बड़े आपके फर्टिलाइजर प्लांट हैं, जो आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो ये कहा जाता है कि उनको अननेसेसरी आप एडवांटेज देते हैं। और ये खान साहब तो ये कहते हैं ना कि ये बड़ों का पाकिस्तान अलग है और गरीब का पाकिस्तान अलग है, तो ये खुद तो फैसिलिटेट किया है, सारा कुछ तो दे दिया अमीरों को। और बात भी या तो उनको पता नहीं था खान साहब को, ये उन्हीं के दौर में हुआ है ना, उनकी वजह से आज हमारे पास डॉलर की किल्लत है। हर जगह जा रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ फैला रहे हैं 1-1 अरब डॉलर के लिए, और ये अपने पैसे लुटा दी गए फ्री में, तो उसका इस्तेमाल भी शेख साहब वी रियली एक्सपेक्ट कि अगर इस तरह का कोई मामला है उसके सब्सटेंशियल एविडेंस भी होंगे और आने वाले दिनों में ये लॉजिकल कंक्लूजन को भी पहुंचेगा। शेख साहब आई हैव टू वाइंड इट अप हियर, मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त आपको पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, चेयरमैन कमेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।